ऑलराइट, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसको हम कैसे अपनी डेरिवेशंस में, अपनी नेचर में यूज करते हैं, उसकी क्या इफेक्टिवनेस होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि पहले मेरी पिछली क्लासेस को देखें, उससे उनके की बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो आज की बातें उनको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी। हमेशा अपने जो समझने का तरीका है फिजिक्स का, वो बहुत ही बेसिक रखना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन को नहीं जानते एंड यू आर सिंपली ग्रैस्पिंग दोज थिंग्स, आप सिंपली उन चीज़ों को रट्टा लगा रहे हैं, तो ध्यान देना आप उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे और उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चनिंग की जाएगी उसमें भी आप लोग अपनी याद की हुई बातों को मतलब कि मेमोराइज करने की कोशिश करोगे रादर देन आप उसके बारे में सोचो। ठीक है ना। तो जो भी आपको सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 80% ऑफ द क्वेश्चन उनमें से जो होंगे वो एप्लीकेटिव बेस्ड होंगे। आई रिपीट, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। तो आज से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा प्रेफर दो रादर देन किसी चीज को क्रैम करना। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑलराइट, डाइपोल का मतलब है, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है जी। तो बात बड़ी सिंपल है, जब भी कभी भी हम दो ऑपोजिट चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर प्लेस कर दें तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग नाम देते हैं डाइपोल। ठीक है जी। तो जब भी कभी भी आपसे कोई पूछे एक डाइपोल क्या होता है, आप बोलोगे जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को हम किसी डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं, ये एक डाइपोल कहलाता है। ठीक है जी। अब एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में बड़ी ही जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है। तो यकीनन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बहुत क्लोज होंगे। ठीक है। वो इतने ज्यादा क्लोज होंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है जी। हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात अभी अभी मैंने आपको बताई, डाइपोल उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के द्वारा बनाया जाता है जिनके बीच का डिस्टेंस 2l हो। ठीक है। नोट डाउन कर लेना इस चीज को कि 2l वाला डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है जी। हम ये भी जान चुके हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपने आले दुआले एक फील्ड बना करके रखता है इस प्रकार से। ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज जो होता है उसने भी अपने आले दुआले एक फील्ड बना रखी होती है। ठीक है। मतलब कि अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रख दूं, वो टेस्ट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करता है, और अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड में रख दूं, वो टेस्ट चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है। ठीक है जी। यहां पर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी मैं टेस्ट चार्ज इसके आले दुआले रखूंगा उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखा जाएगा। ठीक है। अब हमें यहां पर ये चेक करना होता है कि वो प्रभाव पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा या नेगेटिव वाला ज्यादा होगा। आई मीन टू से, अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज यहां पर रखा, पॉजिटिव चाहता है इसको दूर भगाना, नेगेटिव चाहता है इसको पास बुलाना। ठीक है जी। तो प्रभाव इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, ये हमारे ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। इसकी क्वेश्चनिंग को हम तीन प्रकार से, तीन डेरिवेशंस की फॉर्म में निकालेंगे। ये तीन डेरिवेशंस हमें सेकंड टॉपिक में करना है। ठीक है जी। तो एक डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का पेयर जिसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो 2l का होता है। इस डाइपोल की जो इफेक्टिवनेस होती है, इस डाइपोल की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको बताने के लिए हम जिस क्वांटिटी को यूज करते हैं वो क्वांटिटी है P। ठीक है। इस P को हम नया नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी।
पहली बात नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, दूसरी बात बीच का डिस्टेंस 2l, तीसरी बात इफेक्टिवनेस बताने के लिए जो हम यूज करेंगे वो होता है डायपोल मोमेंट। ठीक है जी। अब एक और बात अपने ध्यान में ऐड कर लेना, एक डायपोल बनाने के लिए ना ये नेसेसरी कंडीशन है कि जितना मैं ये नेगेटिव चार्ज लूंगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया 5 कूलम का और नेगेटिव चार्ज लिया 3 कूलम का, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं इस डायपोल को डिफाइन करूं, हम क्या बोलेंगे, 2 इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, say 2l having effectiveness of P, ठीक है, is termed as a dipole। ठीक है जी। अगर कभी कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे। अब ये इफेक्टिवनेस किस प्रकार से निकाली जाती है, ये इफेक्टिवनेस के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, ये आपको याद करना होता है फॉर्मूला। जितने चार्ज, भले ही वो पॉजिटिव हो भले ही वो नेगेटिव हो, जितने चार्ज को हम रखते हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ द डायपोल आ जाएगी। ठीक है, ओके। मान लिया कि ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली l होगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस l होगा, तब ये पूरा डिस्टेंस क्या हुआ, 2l। हमने +1 में मोमेंट ऑफ मास पढ़ा। ठीक है, उसी तरह से मोमेंट का मतलब क्या होता था, वहां पर भी मोमेंट का मतलब इफेक्टिवनेस ही होता था। ठीक है, अगर आपको इस नेगेटिव चार्ज की इफेक्टिवनेस सेंटर पे निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके सेंटर वाले डिस्टेंस से, ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ चार्ज। इसी प्रकार से अगर आपको इसकी इफेक्टिवनेस सेंटर पे निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके डिस्टेंस से, Q इंटू L। अब क्योंकि ये इफेक्टिवनेस जो है ये खाली हमें ये बता रही है कि कितना असर है यहां पर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो असर पॉजिटिव डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस वजह से हम नेगेटिव वाले का चार्ज नहीं इसके आगे लेंगे, ओनली हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बन गया Q इंटू एल प्लस Q इंटू एल, टोटल इफेक्टिवनेस बन गई 2QL। ठीक है जी, तो हम सिंपली इसको याद कर लेते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ द डायपोल को बताने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज Q इंटू 2L। ठीक है जी। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक नियति है कि ये हमेशा अपने आले दुआले एक फील्ड बना करके रखते हैं। ठीक है जी, हमसे ऐसा बोला जाता है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतने छोटे डिस्टेंस पर मिला दिए जाएं तो ये किस प्रकार से अपने आले दुआले फील्ड बनाते हैं उसको पता करके बताओ। ठीक है जी, हम लोग इस चीज के लिए 3 डेरिवेशंस किया करते हैं। सबसे पहली डेरिवेशन है, हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को 2l डिस्टेंस पर रखते हैं और इसकी ही लाइन में किसी पॉइंट P के ऊपर इसकी फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को हम नाम देते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को हम इस प्रकार से रखते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 2l है, हमसे बोला जाता है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसकी फील्ड निकाल के दिखाओ। मतलब कि इस पॉइंट पर जहां पर इसका भी डिस्टेंस उतना ही हो जितना डिस्टेंस इसका है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम कौन सी वाली फील्ड निकालते हैं, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को हम 2l डिस्टेंस पर रखते हैं, हमें बोलते हैं कि कहीं पर भी इसकी फील्ड निकाल के दिखाओ। मतलब कि वो पॉइंट जो हमने लेना है वो ना एक्सियल होना चाहिए ना ही वो पॉइंट इक्वेटोरियल होना चाहिए, एनी पॉइंट कोई भी कंसीडर करो, इस पर फील्ड निकालो। ठीक है, तो तीसरी हमें डेरिवेशन जो करनी है वो है एनी पॉइंट की। ठीक है जी। हर बारी एग्जाम में इन तीनों ही डेरिवेशंस में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन अवश्य पूछी जाती है। इन डेरिवेशंस को निकालना बहुत ही आसान है, हम इनको अब डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें जरा नोट डाउन कर लो।
ऑल राइट। तो सबसे पहली हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial line due to a dipole। मान लिया एक डाइपोल है इस प्रकार से, जिसका नेगेटिव चार्ज है -q और जिसका पॉजिटिव चार्ज है +q। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है यह है 2l। हमसे किसी ने बोला कि इस डाइपोल की ही एक्सियल, मतलब कि इसी की ही एक्सिस में जो लाइन है उस पर एक पॉइंट P कंसीडर करो। ठीक है जी। इस P पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल की वजह से वो निकाल कर दिखानी है। ठीक है जी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2l होता है और इसकी इफेक्टिवनेस डाइपोल मोमेंट के द्वारा बताई जाती है। ठीक है। और एक चीज और मैं उसमें ऐड करता हूं, हमेशा याद रखना इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, मतलब कि इधर को होती है इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है जी। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चाहता हूं इस P पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले मैं इस P पॉइंट का डिस्टेंस लूंगा इस डाइपोल से। अब पहला सवाल ये उठता है, देखो मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा ना, यही स्टेप्स हम हर एक डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे ताकि एक बात याद भी रह जाएगी हमें एग्जाम तक। ठीक है। तो हमने इस P पॉइंट का डिस्टेंस लिया इस डाइपोल के सेंटर से। मैंने मान लिया ये जो P पॉइंट का डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से, वो डिस्टेंस है r। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और ये बीच का जो डिस्टेंस है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज हाफ ऑफ 2l। ये बीच का जो डिस्टेंस है ये l है और ये वाला बीच का डिस्टेंस भी l है। ठीक है जी। तो अगर मेरे से कोई पूछे इस P पॉइंट का डिस्टेंस Q वाले चार्ज से कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये पूरा डिस्टेंस भाई r है, इसमें से l डिस्टेंस चला गया तो बाकी का डिस्टेंस कितना बच गया, r - l। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछे इस P पॉइंट का डिस्टेंस -q चार्ज से कितना है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, हम क्या बोलेंगे, r + l। ठीक है जी। हमसे किसी ने पूछी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है जी। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है एट P, वो दो चार्जेस की वजह से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज प्लस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। अब हम जानते हैं किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। इसी प्रकार से अगर मेरे को +q की वजह से यहां P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कितनी होगी, वो होगी 1/4πε0 +q चार्ज अपॉन कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, r - l का होल स्क्वायर। प्लस अगर हमसे कोई पूछे -q चार्ज का कितना डिस्टेंस है P से, वो हम बोलेंगे 1/4πε0 -q अपॉन r + l का होल स्क्वायर। ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। अब हम चाहें तो इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास में 1/4πε0 और q बाहर कॉमन आ गया। इसको कॉमन लेकर एक साइड पर आ गया 1/r - l का होल स्क्वायर, दूसरी साइड पर एक माइनस का साइन है, फिर आ गया r + l का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसका हमने एलसीएम वगैरह लिया, दिस बिकम्स q/4πε0 इंटू ऊपर आ गया r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर, नीचे आ गया r - l का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r + l का होल स्क्वायर। ठीक है जी। दिस बिकम्स q/4πε0। अब a² + b² + 2ab वाला यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया, इधर भी लगा दिया।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं, हम चाहें तो कॉमन स्क्वायर ऑफर कर सकते हैं। दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर्स हों तो हम एक ही ब्रैकेट लगाकर दोनों को एक ही स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब हमने इस ब्रैकेट को जब ओपन किया, ये अंदर के साइन चेंज हो गए, तो आर स्क्वायर से हो गया आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से हो गया एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL बन गया 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, Q अपॉन 4πε0। ऑल राइट, हम एक बात और जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है 2QL, ठीक है जी। ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इस P पॉइंट के ऊपर लग रही है। अगर हमसे कोई पूछे इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट बताइए, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस बताइए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उठा करके इस 4 को तोड़ दूंगा, 2 इंटू 2 लिख दूंगा, वी नो 2QL बन जाएगा P, साथ में 2 भी लगा हुआ है, R भी लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, एक बात और सोचने वाली इसमें यह है, हमने स्टार्टिंग में ही जब डाइपोल को असल मायने में समझा तब हमें यह पता लगा कि ये जो डिस्टेंस होता है प्लस और माइनस चार्ज के बीच का, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। तो अगर ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है, इसका हाफ तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है जी, मतलब कि जो L वाला डिस्टेंस है वो तो बहुत ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी स्मॉल चीज का हम स्क्वायर करें वो और स्मॉल बन जाती है, ठीक है जी। तो जो हमने डिस्टेंस लिया ना R, इसके मुकाबले में ये L वाला डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, और इतने स्मॉल डिस्टेंस को अगर हम अपनी डेरिवेशन में निग्लेक्ट भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, सिंस L इज वेरी स्मॉल, therefore L square is very very smaller than R square, therefore neglected, ठीक है जी। ये रीजन लिखना जरूरी होता है, बोर्ड्स वाले इसका आधा एक नंबर काट लिया करते हैं अगर कोई बच्चा ना लिखे, ठीक है, तो ध्यान देना, इसको लिख देना। अगली चीज है, इस चीज का रीजन लिखकर हम इसमें थोड़ी एडिटिंग करेंगे, इसको रीराइट करके हमारे पास में बन गया 2PR डिवाइडेड बाय 4πε0। अब ये चीज तो हट ही गई, तो होल स्क्वायर से ये क्या बन जाएगा, R रेज टू द पावर 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन गया R का क्यूब, गॉट इट। ये बन गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2P अपॉन 4πε0 R का क्यूब, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान में रखो कि नॉर्मली जब हम एक चार्ज की वजह से इफेक्टिवनेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी डिफरेंट आती थी, और जब हमने एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी भी पॉइंट P के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको वैसे भी याद रखना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल में बोल देंगे कि एक -2Q का चार्ज है और एक +2Q का चार्ज है, इन दोनों ने मिलकर के एक डाइपोल बनाया है, और ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट को कंसीडर किया, इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखानी है। तो आपको भाई यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक डाइपोल है और इसके सेंटर का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट मींस R दिया हुआ है, ठीक है। हमें डाइपोल के चार्जेस भी दिए हुए हैं, चार्जेस को पता करके और बीच के डिस्टेंस, मतलब कि इस 2L की वैल्यू भी दे देंगे 0.05 समथिंग, ठीक है जी। L की वैल्यू को पता करके आप इससे P निकाल सकते हो, क्योंकि P का क्या फॉर्मूला होता है, 2QL। Q की जगह पे क्या भरोगे, 2Q चार्ज, L की जगह पे आप भरोगे इसका आधा डिस्टेंस, आपके पास में P आ जाएगा। R भी दे दिया, P भी दे दिया, अब आप क्या निकाल लोगे, इसके अंदर वैल्यूज डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक है जी। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में ना आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, अगर बच्चे को रिजल्ट याद हो तो, ठीक
ठीक है जी। अगर आपको रिजल्ट नहीं याद देन यू हैव नो ऑप्शन, आपको फिर ये पूरा ही डिराइव करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है जी। और कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड्स वाले भी यही चीज टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या बच्चे को मतलब कि ये जो डेरिवेशंस हैं इनके रिजल्ट्स याद हैं या नहीं, ठीक है जी। वो लोग ऐसे के न्यूमेरिकल को 1 या 2 नंबर में डाल देते हैं, तो या तो बच्चा ये पूरी डेरिवेशन डिराइव करे, ये रिजल्ट निकाले, उसमें फिर वैल्यूज डाले, या फिर उसको रिजल्ट याद हो वो डायरेक्टली ही वैल्यूज डाल दे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप इसके रिजल्ट्स को याद कर लो, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, दैट इज ट्रांसवर्जियल लाइन। अभी तक हमने की एक्सियल लाइन की डेरिवेशन, अब हम करेंगे ट्रांसवर्जियल लाइन की डेरिवेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है जी। ध्यान देना, ये वाली जो डेरिवेशन है ये एक्सियल वाली डेरिवेशन से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिजल्ट के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। हमने मान लिया कि एक डाइपोल है दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की दिशा में इस तरह से बनाया जाता है। हमें किसी ने बोला कि इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। इक्वेटोरियल पॉइंट, हम कोई ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां से भले ही मैं नेगेटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस लूं या फिर मैं पॉजिटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस लूं, वो एक जैसा हो, ठीक है जी। हमें इस इक्वेटोरियल वाले पॉइंट के ऊपर इसके द्वारा, इस डाइपोल के चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम जानते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल टू होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज ने बनाई है प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ने बनाई है। हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, हम उस पॉइंट का डिस्टेंस इस डाइपोल के सेंटर से लिया करते हैं। ध्यान देना, हम जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है जी। जैसे हमने एक्सियल वाले के टाइम पे सेंटर से डिस्टेंस लिया था, इसमें भी हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं। एंड लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस टू बी एज r। हम ये भी चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का यहां से है, इस नेगेटिव चार्ज से है, उतना ही डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज से है। क्योंकि ये डाइपोल है और हमने बिल्कुल सेंटर से इसको ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये वाला डिस्टेंस L हो गया और इतना डिस्टेंस भी L हो गया, ठीक है जी। अगर हमसे कोई पूछे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहते हो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आपको इसका ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं अगर ये r है और ये L है तो ये वाला डिस्टेंस होगा अंडर द रूट L² प्लस r²। इसी प्रकार से अगर ये वाला डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस L है तो ये वाला डिस्टेंस होगा अंडर द रूट L² प्लस r²। गॉट इट। हम इस पॉइंट को P पॉइंट मान लेते हैं, और जहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख के चेकआउट करते हैं, ठीक है जी। अगर मेरे को इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेकआउट करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखूंगा जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। मैं देखूंगा इस स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज का क्या प्रभाव है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्या प्रभाव है। इन दोनों का जो टोटल प्रभाव होगा वो होगा इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। हम पॉजिटिव चार्ज की एक नेचर जानते हैं, ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। समझ में लगती है बात, ठीक है जी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऑल राइट, अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका है, तो ये बीच का जो एंगल होगा इसको हमने लेट अस सपोज थीटा मान लिया। अब क्योंकि इसने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है इस सेंटर वाले पॉइंट P तक अप्रोच करने के लिए, तो इसके द्वारा भी जो एंगल बनाया जाएगा वो थीटा ही बनाया जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाऊं, वो दो कंपोनेंट्स बना करते हैं, एक कंपोनेंट बनता है x एक्सिस में और दूसरा कंपोनेंट बनता है y एक्सिस में। हम ये चीज बेहतरीन तरीके से +1 में सीख चुके हैं कि जिसके भी हमें कंपोनेंट्स बनाने होते हैं वो खुद सेंटर पर आता है और उसके कंपोनेंट्स इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे को नेट
मतलब कि इस नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो इस नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद सेंटर में आना है। एक कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस में और दूसरा कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, अब ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की पहले मैं पॉजिटिव वाली बात करता हूं। अब ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये बीच का एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है यहां पर, तो आगे भी चलकर वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री का आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये भी थीटा क्यों है और ये भी थीटा क्यों है, ये दोनों सेम सेम एंगल्स क्यों है, क्योंकि ये वाला थीटा तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स के कारण आया और ये वाला थीटा इस लाइन को एक्सटेंड करके हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है उसके लिए हमने कंसीडर किया। ठीक है जी। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल के साथ में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी ई पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है जी। और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा वो होगा ई पॉजिटिव साइन थीटा। समझ लगती है बात? ठीक है, ये पॉजिटिव जो मैं लगा रहा हूं ना, ये हमने पैरों में लगाना है, ये जस्ट ये दिखाने के लिए लगाना है कि ये पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा है। ठीक है जी। इसी प्रकार से हमने देखा कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसका जो एंगल के साथ में कंपोनेंट बनेगा वो होगा ई नेगेटिव कॉस थीटा, और इसका जो एंगल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ई नेगेटिव साइन थीटा। बात लगती है समझ। हम अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहें, वो कितनी होगी, ई पॉजिटिव होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इसमें, अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी। लेट अस सपोज मैं इसमें खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, और मैं इसके मैग्नीट्यूड लगा देता हूं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को यहां पर नहीं कंसीडर करता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि मैं यहां पर ओनली इसकी इफेक्टिवनेस देख रहा हूं तो ये साइंस नहीं हम साथ में लेंगे। हमने देखा कि जितनी ताकत इस पॉजिटिव की है यहां पर, उतनी ही ताकत इस नेगेटिव की भी है यहां पर, मतलब कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो एकदम सेम है। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू ई। बात लगती है इसमें समझ। अब हमने यहां पर देखा अगर ऊपर वाली मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक जितनी ताकत रखती हैं और इन दोनों के ही साथ में साइन थीटा लगा है, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होने के कारण ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखनी है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी के ऊपर खाली इसी दिशा में बन रही है। ठीक है जी। तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी नेगेटिव वाली का कॉस थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली का कॉस थीटा। ठीक है, आई होप सो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव वाली है और जो पॉजिटिव वाली है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज अब हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम हैं तो हम इन दोनों को E से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गई 2E cos थीटा। दैट मींस इसको भी अगर मैं E ही लिख दूं, इसको भी अगर मैं E ही लिख दूं। ठीक है जी। ओके, अब E की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, E की वैल्यू क्या है, जितनी नेगेटिव वाली है उतनी पॉजिटिव वाली है, मतलब कि ये होगी E की वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया 2 इंटू ई की जगह पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा। अब हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है जी। तो अगर मेरे को कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हुआ, बेस, इसकी वैल्यू है L।
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया L अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये नीचे डिस्टेंस था, इनके स्क्वायर जरूर होंगे, ठीक है जी, मेक श्योर इसको आप नोट कर लो। तो ये वाली वैल्यू, ये स्क्वायर के साथ में हमारे पास में रूट कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब हम चाहें तो इस अंडर द रूट को हटा करके इसकी पावर में 1/2 लगा सकते हैं। तो इनके अगर बेसिस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास में बन गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर। अब 2 इसके साथ में मल्टीप्लाइड है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। पिछले भी आर्टिकल के अंदर हमने ये सीखा कि डाइपोल मोमेंट जो P है उसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स Q इंटू एल। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स Q इंटू एल क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। दैट इज ये इफेक्टिवनेस बताएगा इस डाइपोल की। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ये स्मॉल डिस्टेंस का भी अगर आधा डिस्टेंस लिया जाए, मतलब कि ये 2L का भी अगर आधा दैट इज L लिया जाए और उस छोटी सी चीज का भी स्क्वायर किया जाए तो वो एक प्रकार से निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेरे कहने का ही मतलब है कि ये जो हमने R डिस्टेंस लिए है ना, ये एज कंपेयर टू इस डाइपोल के बहुत ज्यादा स्मॉल है। आप ये मत देखो कि यहां पर मैंने इतना बड़ा डाइपोल बनाया, आप इसकी एक्चुअल मतलब कि इसके एक्चुअल फैक्ट के ऊपर आप फोकस करो कि ये एक्चुअल में जो डाइपोल है, ये डाइपोल एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये चीज बहुत कॉमन है कि इसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ये R वाला डिस्टेंस। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, सो L स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। ठीक है जी, इस चीज को लिख करके हम लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल नाउ बिकम P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, एल स्क्वायर यहां पर निग्लेक्ट हो गया, ये बन गया R का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। क्योंकि ये पावर्स में हम कटिंग कर सकते हैं अगर कोई भी पावर फ्रैक्शन में हो और नॉर्मली पड़ी हो। ठीक है, ये बन गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ऑल राइट, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हमने निकाली जिस पॉइंट का डिस्टेंस भले ही मैं पॉजिटिव से देखूं या नेगेटिव से देखूं वो इक्वल आता है। राइट, दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री है ना, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। ठीक है, अगर आप ज्योमेट्री के एंगल्स को ठीक नहीं ले पा रहे, वहां पर आप कोई भी इसके पार्ट को भूल जाते हो तो आपका ये रिजल्ट डिराइव नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि ये इंडिविजुअली जो लास्ट में हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसी के ही बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। जैसे मैंने एक्सियल के टाइम पे आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स इसमें से मतलब कि फॉर श्योर पूछे जाते हैं। वो आपको मतलब कि हम इतना ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बता सकते कि एक्सियल वाला आएगा या ट्रांसवर्सल वाला आएगा, हाँ आएगा ज़रूर तीनों में से कोई ना कोई। ठीक है जी, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है जी, इसको जरा नोट डाउन कर लो, ट्रांसवर्सियल लाइन वाले एक्सप्रेशन को। ऑल राइट, ठीक है जी, अभी तक हमने
एक डाइपोल लिया था, उसके एक्सियल वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखी। फिर हमने इसी डाइपोल के इक्विटोरियल वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखी। अब हम इसी डाइपोल के किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके देखेंगे। ओके, लेट अस सपोज एक डाइपोल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि ये डाइपोल है, इसके दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। दैट मीन्स ये -q का चार्ज होगा और ये +q का चार्ज होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2l। हमें किसी ने बोला कि स्पेस में कहीं पर एक पॉइंट P पड़ा है, ठीक है। ध्यान देना, अब की बारी जो मैंने पॉइंट P लिया है वो ना ही एक्सियल लिया है ना ही इक्वेटोरियल लिया है, वो कहीं पर भी एक थर्ड लोकेशन पर ले लिया। इस पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी। हम जानते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, हम उस लोकेशन का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से लिया करते हैं। ये मैंने डाइपोल का सेंटर मान लिया, इसका डिस्टेंस मैंने इस पॉइंट P से ले लिया r। ऑलराइट, ये आधा जो डिस्टेंस है वो l होगा और बाकी का आधा डिस्टेंस भी l होगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे को पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालनी है, और दोनों को सम अप कर देना है। अभी तक हम जो एक्सप्रेशंस करते थे, उन एक्सप्रेशंस में इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना बहुत आसान था, ठीक है जी। जब मैंने एक्सियल वाला एक्सप्रेशन किया था ना, उस एक्सियल वाले एक्सप्रेशन में हमने ये पॉइंट P को r डिस्टेंस की दूरी पर मान लिया था, ठीक है, और ये बीच का डिस्टेंस था l। हमने ये वाला डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल लिया था, ये r - l है, और ये वाला डिस्टेंस भी बड़ी आसानी से निकाल लिया था, ये r + l है, ठीक है जी। इसी प्रकार से जब हमने इक्विटोरियल वाला काम किया था, तब भी हमने जब यहां पर पॉइंट P लिया था, हमने बहुत ही आसानी से यहां पर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा करके, ये हमारे पास l था, ये r था, ये वाले डिस्टेंस को बोल दिया था ये l² + r² है। परंतु इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इतनी आसानी से निकालना कठिन है, ठीक है। इसके लिए हमें ज्योमेट्री के और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाता हूं, ये मेथड आसान है, ठीक है, और ये वाला मेथड बिल्कुल एनसीईआरटी एंड आपके डिफरेंट रिसोर्स बुक्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। पर उनके द्वारा ये वाला मेथड ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जिस वजह से आपको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है जी। अब क्या करो, आप इस डाइपोल के ऊपर एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाओ, दैट इज P, ठीक है। अब मान लो ये डाइपोल मोमेंट और इस डिस्टेंस r वाली लाइन के बीच में कुछ एंगल है थीटा। गॉट इट। ये डाइपोल मोमेंट अपने एंगल की दिशा में जो कंपोनेंट बनाता है वो होता है P cos थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनाता है वो होता है P sin थीटा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। मैंने एक डाइपोल मोमेंट जो कि होता ही है इस डाइपोल के ऊपर, उसको ऐसे माना, और उसके और इस लाइन ज्वाइनिंग विद पॉइंट P के बीच में एंगल बनाया थीटा। मैंने इस डाइपोल मोमेंट का थीटा एंगल के साथ में जो कंपोनेंट बनाया दैट इज P cos थीटा, और इसका जो उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनाया वो P sin थीटा। ये जो कंपोनेंट्स बनाए ये बिल्कुल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये P वाला कंपोनेंट सेंटर पर ही है। अब अगर मैं इस P पॉइंट को देखूं तो मैं यहां पर ऑब्जर्व करता हूं कि ये P वाला पॉइंट इस P cos थीटा के एक्सियल लोकेशन पर आ रहा है और इस P sin थीटा के इक्विटोरियल लोकेशन पर आ रहा है, ठीक है जी। तो अब हमारे लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। आप इस ज्योमेट्री को पहले ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक्स पर, उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है वो इस दिशा में सेटअप की है, और इस नेगेटिव वाले चार्ज ने इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है वो इस दिशा में सेटअप की है, ठीक है जी। ये P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P कहां पर है, एक्सियल पर है, और ये P sin थीटा के लिए ये पॉइंट P इक्विटोरियल लोकेशन पर है, ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
ई एक्सियल जो कि पी कॉस थीटा के द्वारा क्रिएट की गई है, प्लस ई इक्विटोरियल जो कि पी साइन थीटा के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है। अब एक चीज अपने ध्यान में रखना, इस एक्सप्रेशन को सीखने से पहले आपको ये वाले दोनों एक्सप्रेशंस एक्चुअल में एक्सप्लेन्ड मतलब कि एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा भी पॉइंट मिसिंग लगता है तो आप पहले इनको क्लियर कीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। ओके, जब हमने एक्सियल वाले की बात की थी तब आप मेरे को बताइए कि ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉइंट पी के नजदीक है या फिर ये नेगेटिव वाला चार्ज। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाला चार्ज नजदीक है, तो दोनों की ताकत अगर सेम है, मतलब कि पॉजिटिव भी क्यू वाला चार्ज ही है और नेगेटिव भी क्यू वाला चार्ज ही है, दोनों की मतलब की क्षमता सेम ही है, तो कौन इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा? हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। मतलब कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाई जाएगी वो ज्यादा बनाई जाएगी, और इस नेगेटिव वाले चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाएगी वो कम बनाई जाएगी। ऑब्वियसली मतलब कि एक्सियल वाले केस में जब नेगेटिव और पॉजिटिव हम रखते हैं तो इस पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव वाली होती है और वो इस दिशा में होती है, क्योंकि हम पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं? यहां पे टेस्ट चार्ज रख के ही टेस्ट करते हैं ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P के ऊपर पॉजिटिव के कारण वो इस दिशा में होगी। ठीक है जी। और जब हम इक्विटोरियल वाले की बात करते हैं उसमें इस पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस दिशा में होगी? हम जानते हैं इक्विटोरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस दिशा में होती है। ये पॉजिटिव वाला कॉस थीटा और नेगेटिव वाला कॉस थीटा मिलकर इस दिशा में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है। पॉजिटिव ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनाई थी, नेगेटिव ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनाई थी, पर क्योंकि नेगेटिव दूर पड़ा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम पड़ गई थी, तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव हो गई थी यहां पर। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? इफेक्टिव पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसमें सेम है। तो एक पॉइंट हम नोट करेंगे यहां पर, इन एक्सियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of P. Got it? Okay. इसी प्रकार से अगर मैं इक्विटोरियल की बात करूं, इक्विटोरियल में डायपोल मोमेंट किधर को है? डायपोल मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही है, परंतु जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है वो इधर को हो रही है। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to P. ऑल राइट, समझ में लग गई बात। अब हम जानते हैं कि अगर ये एक्सियल है, ठीक है, अगर ये एक्सियल है और इसका डायपोल मोमेंट जो वो बना है वो P cos थीटा बना है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा के द्वारा क्रिएट की जाएगी, मतलब कि एक्सियल लाइन में क्रिएट की जाएगी, वो इधर को क्रिएट की जाएगी। मतलब कि ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली। ठीक है जी। और ये इक्विटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज P sin थीटा, ये इसके ऑपोजिट क्रिएट की जाएगी। मतलब कि P sin थीटा के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाएगी वो इधर को क्रिएट की जाएगी, क्योंकि P sin थीटा कैसे बना है? ये ऐसे डायपोल पड़ा था, इसको ऐसे रोटेट करके बना है ना, तो अगर ऐसे रोटेट किया तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसे है और ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऑपोजिट बनेगी, क्योंकि ये इक्विटोरियल का नियम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू P। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्विटोरियल की वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अब हम इस एक्सियल और इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक दूसरे के इस प्रकार से लग रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस प्रकार से बन रहा है, और इस रिजल्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल के साथ में कुछ एंगल बन रहा है अल्फा।
गॉट इट। अब हमें इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है इस पॉइंट P के ऊपर, वो निकालनी है। ठीक है जी। हम जानते हैं अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको निकालने के लिए हम अंडर द रूट एक डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, मतलब कि ई एक्सियल का स्क्वायर, प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर कर लिया करते हैं। अभी अभी हमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं और मैंने यह भी बताया था कि वो एक्सप्रेशंस को याद रखना। ई एक्सियल वाला जो एक्सप्रेशन था वो था 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई ट्रांसवर्जियल वाला जो एक्सप्रेशन था वो था p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है जी। हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को इसमें पुट कर देंगे। ये बन जाएगा अंडर द रूट ई एक्सियल वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो और इसके थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म करो। ओके, अब अंडर द रूट में ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर r रेज टू पावर 6 प्लस p का स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r रेज टू द पावर 6। ठीक है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस अंडर रूट के ही अंदर जो जो चीजें कॉमन ले सकते हैं वो हम ले लेंगे, जैसे p स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r6, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r6, ये हमने कॉमन ले लिया। ये बन गया p का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r6, अंदर बच गया 4 प्लस 1। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास में आ गई। अब अगर हम चाहें तो इस चीज को बाहर निकाल सकते हैं। ये बन गया p का स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये p का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आकर p हो गया, नीचे इसके आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट में 4 प्लस 1, इस प्रकार से। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात है यहां पर, इसमें जो डाइपोल मोमेंट था वो p था, परंतु इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो है p cos थीटा और p sin थीटा। ठीक है जी। तो इतनी सी बात को हम यहां पर अब थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। हम जानते हैं ये 4 वाली जो चीज थी इसके पास में क्या था, ये 4 वाली चीज के पास में cos थीटा था, मतलब कि एक्सियल वाले के पास में cos थीटा था और इक्वेटोरियल वाले के पास में sin थीटा था। तो हम इसके साथ में cos थीटा लगा देंगे, इसके साथ में sin ऑफ थीटा लगा देंगे। ठीक है जी। अब 4 जो है वो इधर से आया है, इसका सब कुछ बाहर आ गया, परंतु जब हमने इस चीज का स्क्वायर किया ना, ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बना था, तो 4 के साथ में एक चीज आई थी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो हमारे पास में बना, हम जानते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को इसको लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 एंड दिस बिकम्स p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट ऑफ, ये बन गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है।
आई होप सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में जो आया, ये एक्सप्रेशन हमें इन्फॉर्म करता है नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P के ऊपर। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये एक्सप्रेशन। इसके अंदर अगर हम इस डाइपोल मोमेंट के इस तरह से कंपोनेंट्स ना बनाते तो हो सकता था ये एक्सप्रेशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, ये कंपोनेंट्स बिना बनाने वाला भी हम काम करते हैं, पर वो हम पोटेंशियल में करना सीख लेंगे। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन इसी प्रकार से आपको आना चाहिए। ठीक है जी, अब अगर मैं इस अंडर रूट वाली चीज को ऑब्जर्व करूं तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं कि इसमें एक cos थीटा मौजूद है। ठीक है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन हमारे इन दोनों एक्सप्रेशंस, मतलब कि ये जो हमने एक्सियल का एक्सप्रेशन निकाला था ना 2p/4πε0r3, ई ट्रांसवर्जियल का p/4πε0r3, क्या ये वाला एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करता है? ये भी चीज नोटिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट P या यहां पर ना पड़ा होकर के यहां पे पड़ा होता, मतलब कि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट P पड़ा होता, तो इसके साथ में एंगल कितना होता? डाइपोल मोमेंट के साथ में कितना एंगल होता हम जानते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट के साथ में एंगल होना था 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P भी ऐसे पड़ा है, डाइपोल मोमेंट भी इसी प्रकार से पड़ा है, दोनों में एंगल होता 0। और अगर मैं यहां पर थीटा को 0 पुट कर देता, ठीक है, तो cos 0 की क्या वैल्यू होती? 1। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या बनता? फॉर एक्सियल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में बन जाता p/4πε0r3 अंडर द रूट ऑफ 3 + 1। ठीक है, ये वाली चीज तो 1 हो जाएगी, ये 3 + 1 दैट इज 4, 4 का रूट हो जाता 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एकदम ठीक बना, दैट इज 2p/4πε0r3। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर हम बात करें इक्वेटोरियल की, ठीक है, फॉर इक्वेटोरियल थीटा कितना हो जाता? इक्वेटोरियल में ये वाला पॉइंट यहां पर चला जाता और ये एंगल बन जाता 90 डिग्री, थीटा हो जाता 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाता? ये बाहर की चीज तो ऐसे ही आनी थी, p/4πε0r3 तो ऐसे ही आना था, अंदर ये 0 हो जाता, √1 रह जाता। √1 की वैल्यू इटसेल्फ 1 ही होती है, और ये हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है ये बताता है इक्वेटोरियल वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन बना लिया ना, ये एक्सप्रेशन एकदम वैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, और इसकी वैलिडिटी कब हुई? इसकी वैलिडिटी तब हुई जब हमने इसमें cos थीटा और sin थीटा ऐड कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक्सियल वाला निकाल रहा था जब p cos थीटा है, इक्वेटोरियल वाला निकाल रहा था जब p sin थीटा है, तो उसको आपको ऐड ऑन कर लेना है इसमें। ठीक है जी, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और इसके द्वारा जो रिजल्ट बताया जा रहा है वो रिजल्ट ऐसा है जो एक्सियल वाले को भी निकालने के काबिल है और जो इक्वेटोरियल वाले को भी निकालने के काबिल है। ठीक है जी, तो इसी के ही साथ में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहां पर कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज एक्सियल लाइन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इक्वेटोरियल की वजह से भी, और एनी पॉइंट की वजह से भी। अब अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करने के कुछ नियम हैं। वो नियम ऐसे हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस सारी की सारी बॉन्डेड हैं। मतलब कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जा रही हैं किसी भी चार्ज के द्वारा या फिर किसी भी डायपोल के द्वारा, तो इन नियमों की उल्लंघना नहीं होती। मतलब कि ये नियम कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये डिसफॉलो हो जाए, ये हमेशा फॉलोड ही रहेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और वो नेगेटिव की ही दिशा में जाएंगी। मतलब कि पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने का काम करता है और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सेप्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, समझ में लगती है बात। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। ठीक है जी, अगर हम लोग ऐसा सोचें कि अगर ये एक डायपोल है, इसका ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ठीक
ठीक है जी। इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक्सेप्ट की हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई क्यों नहीं देती? आप इसका हमेशा ऐसे सोच करके बैठोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं। हम लोगों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हल करने के लिए इनकी एक पिक्चर बना रखी है कि पॉजिटिव से निकलेंगी भाई और नेगेटिव में जाएंगे, परंतु असली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। असली में केवल इनके आले द्वाले एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है जी। हाँ, वो फील्ड किस प्रकार से फैलती है, वो क्लियरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही आती है हमें, ठीक है जी। ओके, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट थोड़ा अब मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी अभी हमने ये सीखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज का जो पेयर था ये डायपोल था। जब हमने एक्सियल वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली तो हमने ये नोटिस किया कि एक्सियल वाले पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इधर को होगी। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव चाहता है कि ये चार्ज जो पी पे रखा है वो इधर को जाए, नेगेटिव चाहता है ये जो चार्ज पी पे रखा है वो इधर को आए। क्योंकि पॉजिटिव पास में पड़ा है तो इसके द्वारा जो ताकत लगाई जाएगी वो ज्यादा ताकत लगाई जाएगी और बात हमेशा ज्यादा ताकत वाले की मानी जाती है, ठीक है जी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल पॉइंट पर इधर को है। ओके, अगली हमने बात देखी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को है। हमने देखा ऊपर वाला और नीचे वाला कंपोनेंट तो भाई कैंसिल हो जाता है। तीसरी हमने बात देखी इस पॉइंट पर, हमने क्या देखा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक प्रकार से नेगेटिव के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब इन डॉट्स को अगर हम मिलाना चाहें तो हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल ली, ठीक है। इस प्रकार से पी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई और ये ऐसे जाती जाती इस प्रकार से आ गई, ठीक है जी। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो उसका एरो इधर को जा रहा है, इस पॉइंट पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो उसका एरो इधर को जा रहा है, इस पॉइंट पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो उसका एरो इधर को जा रहा है। ये सारे के सारे जो एरोज हैं ये एक तरह से उन पॉइंट्स के टेंजेंट्स को एलोकेट कर रहे हैं, टेंजेंट्स को एलोकेट कर रहे हैं। किसी भी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट से लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करो, ठीक है। ये जो साथ में घिसटती हुई लाइन जा रही है ये बताती है टेंजेंट। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस बताई जा रही हैं वो एक तरह से टेंजेंट्स ही हैं, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी यही बता रही है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूं, वो टेंजेंट मेरे को बताएगा कि अगर इस पॉइंट पर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता तो किधर को उसके ऊपर फोर्स लगती, ठीक है ना। लेट अस सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन बोल दिया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ए वाले पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखें, बताइए उस पॉजिटिव चार्ज को किधर को फोर्स लगेगी। आप इसका जवाब दोगे इस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इस पॉइंट के टेंजेंट की ही डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बारी उठता तो है, परंतु इसके बारे में सोचने की हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा लगता है ये इतनी डिफिकल्ट सी बात है, ये हम कैसे सोच लेंगे, ठीक है जी। इन्होंने बोला कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, हम इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने बोला क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई नंबर होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। हम 4, 5, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल के बना करके इसकी डायग्राम तो ड्रॉ कर देते हैं, परंतु एक्चुअल में ये कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। इसका जवाब सबसे पहले दिया था गॉस ने,
और गॉस के लॉ को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़े ही डिटेल में समझाने जा रहा हूं, ठीक है जी। गॉस ने हमें सबसे पहले यह बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने आले दुआले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज को अगर मैं डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से, उसके बराबर होती हैं। मतलब कि जितना ये चार्ज रखा है इसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, हमने एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू निकाली थी, ठीक है जी, उसके बराबर होंगी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी निकाली जाएंगी, ठीक है जी। लेट अस सपोज अगर ये चार्ज है 2 कूलम का, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, ठीक है जी। ये -12 जब ऊपर जाएगा ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर 12। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाली जाएंगी एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, जो कि 2 कूलम का है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होता है। अगर कभी भी कोई पूछे कि किसी भी चार्ज के द्वारा कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाली गई, हम इसका जवाब हमेशा देंगे उस चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ में, यू विल गेट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है जी। नेक्स्ट बात है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर रखा, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बना रहा है, ठीक है जी। ये वाले पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लगेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में अब टकराने लगी हैं। तो इससे पहले कि ये टकराएं, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज से इतना डिस्टेंस खिसक जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मोल्ड हो जाए, ठीक है जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि दो चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपनी जो बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने देते, इंटरसेक्ट नहीं होने देते। इंटरसेक्ट होने से पहले ही वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस प्रकार फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इस फोल्ड करने के ही चक्कर में ये दोनों एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर ऑब्टेन करते हैं, जिसकी वजह से इनको खिसकना पड़ता है दूर, ठीक है जी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसका रीजन ये भी होता है कि किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सपोज अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये वाली डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है, आप बोलोगे ये वाली डायरेक्शन है। आप टेंजेंट ड्रॉ कर करके उसकी डायरेक्शंस बताते रहोगे ना। अगर ये इंटरसेक्ट करती होती और आपसे कोई पूछता इस पॉइंट पर कितनी है इसकी डायरेक्शन, आप ये वाली डायरेक्शन आप बोलोगे या ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। दो डायरेक्शंस तो किसी भी पॉइंट पर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, हम उसकी दो डायरेक्शंस को नहीं दिखा सकते। इस वजह से ये दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, दे आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस लूप्स। गॉट इट। मान लिया एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, हमें ऐसा दिखाई पड़ता है ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल ली और ये नेगेटिव ने ऐसे कर ली, ठीक है। ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली और ये नेगेटिव ने ऐसे कर ली। ऐसे ढेरों सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, जितना उस पर चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। ये हमने पढ़ लिया पीछे, ठीक है। हमें ऐसा बोला जाता है कि ये वाली जो लूप्स बनाई जाती हैं ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस लूप्स होती हैं। मेरे कहने का ये मतलब है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी, इसके बाद में अंदर ये ट्रेवल नहीं करती। गॉट इट। मतलब कि इनको यहां पर ही ब्रेक होना पड़ता है। अंदर किसका राज है, अंदर राज है डायपोल मोमेंट का, इन दोनों चार्जेस की इफेक्टिवनेस का, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक जाएंगी, परंतु ये क्या होंगी, डिसकंटिन्यूअस लूप्स, ठीक है जी। इसी के ही साथ में हमने इनकी प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं। उससे भी ज्यादा ये प्रॉपर्टीज 1 मार्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाती हैं। आपको वो लोग कोई भी प्रॉपर्टी बोलेंगे और आपको उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मतलब कि उसकी रीजनिंग करनी होगी, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। वो थ्योरम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर जो हमने किया, इस लेक्चर की डेरिवेशंस आपको ऑन द टिप्स होनी चाहिए। इनकी डेरिवेशंस के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है।